Hello Shiba ma'am, hello Rajesh sir. How are you? How is everything going with you? बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है जी. And how about you Shiba ma'am? चल रहा है, पर अब लग रहा है कि चलो अब जी. खत्म कर दो है ना. Yeah. Okay. So you play the parents of Guddu and Bablu in Mirzapur. अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल यूनिट मानूं, इन दो लड़कों को, और इन्हें आपके कैरेक्टर्स के अगेंस्ट प्लेस करूं, तो मुझे बहुत ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिखता है, जहाँ पे दो वर्टेक्स एज इन गुड्डू बबलू और वसुधा अपने तीसरे वर्टेक्स यानी कि रमाकांत पंडित से काफी दूर है. It's a very tense structure, you know, as good as a catapult. अगर आप इसे जरा सा और खींचेंगे तो बाजी यहाँ से छूट सकती है. So my question is कि within this framework of conflict and affinity, जहाँ आप अपने ये कैरेक्टर प्ले करते हुए घर वालों से पास भी हैं, पर अपने राइटियसनेस या मॉरलिटी या एस्पिरेशंस के चलते उनसे दूर भी हो चुके हैं, क्या ये बहुत ट्रिकी होता है इस सेटअप में अपने कैरेक्टर्स को प्ले करना? मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर के लिए हम एज एन एक्टर हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि वो कैसे फील कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो महसूस करता है. ज़्यादा एक्टर्स के तौर पे हम कई बार उसकी EQ पे बहुत ध्यान देते हैं, उसके IQ पे नहीं देते. तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि कैरेक्टर का जो मेंटल फैब्रिक है, उसका जो मॉरल फैब्रिक है, उसको भी समझने की ज़रूरत है. तो एज एन एक्टर मेरी अप्रोच पिछले कुछ वक्त से ऐसी ही रही है कि मैं कैरेक्टर क्या सोच रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ. तो जो इस तरह की डायनेमिक्स जो आप बता रहे हो, वो इसमें तो बहुत खिल के आती है, मतलब खुल के आती है कि आइडियोलॉजीज की लड़ाई है. अदरवाइज भी कोई भी सीन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अपने वैल्यू सिस्टम की लड़ाई ही होती है ना वो. लेकिन इसमें बहुत बड़े तौर पे वो एक सिंबॉलिक रूप में आती है ना, बिटवीन गुड एंड बैड, है ना, गुड एंड इविल, वो उस तरीके से आती है. तो उसका एक सिंबॉलिक महत्व है जो आप कह रहे हो, लेकिन एज एन एक्टर मेरे ख्याल से अप्रोच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं. मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत मजेदार है टू प्ले. आई मीन आपकी लाइफ में हो तो आप के लिए बहुत खराब है, लेकिन इट्स वेरी रिच फर्टाइल प्लेइंग ग्राउंड फॉर परफॉर्मेंस, यू नो, बिकॉज यू नो डायलेक्टिक बिटवीन अफिनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो वो किस तरह का तनाव और किस तरह की पॉसिबिलिटी देता है. परफॉर्मेंस ऑफ प्लेइंग इट इज इमेंस, नो. इट्स अ ग्रेट डायनामिक आई थिंक टू प्ले आउट but not to live. Okay. And by the end of the first season, the Pandit family suffers an immense loss. There's a massacre, actually a massacre in the family. घर का जवान बेटा जा चुका है, घर की नई बहू भी जा चुकी है, and of course an unborn life is also murdered. Now loss से germinate हुआ pain, grief, angst, या फिर अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन या रेग्रेट कह लीजिए, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी एक्टर के लिए आउटवर्ड टू इनवर्ड नहीं आती हैं. इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी, पर अगर ऐसा है तो आप इन चीजों को बाहर लाने के लिए जो स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस है, लॉस से जर्मिनेट हुआ पेन, एंग्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, इसको बाहर लाने के लिए आप दोनों अपने क्रिएटिव रिजर्वॉयर के कौन से हिस्से में टैपिंग करते हैं? इंस्टिंक्ट ही होता है यार, आई थिंक, बिकॉज इन सब इमोशंस की ट्रेसेस कहीं ना कहीं हम सबने जिए हैं, है ना. इंटेंसिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन we recognize these all of these things in our lives. So and then that also informs us as to the kind of people we are, कि आपने किस उस इमोशन को कितना अपनी स्टोरी बना के रखा है और किसको कम बना के रखा है. उसी से हमारा पर्सनालिटी भी कंस्ट्रक्ट होता है ना, एज ह्यूमन बीइंग्स. तो उसी में से फिर हम निकालते हैं. आई थिंक तभी जब हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो कई कैरेक्टर्स हमसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं, कई इतने नहीं रेजोनेट करते, क्योंकि जो ये सब इमोशंस आपने बोले हैं हमने किस इंटेंसिटी में अपने अंदर उसके जले खाते बनाए हैं, उस पे आई थिंक हम फिर बाहर से जब वो चीज आती है एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एज अ रोल, तो वो कनेक्शन या हुक उसी के साथ तालमेल बैठता है. एंड अंदर से ही निकलता है यार सब मामला. और कितना कैसे निकलेगा वो हर एक इंसान का क्या स्टैंडिंग है विद दैट इमोशन, क्या रिलेशनशिप है उस इमोशन के साथ, वही आप लेके आएंगे. आई थिंक
in the role as an actor is my feeling. क्योंकि समझ की बात भी होती है कहीं पे ना, आप कितना समझते हैं उस चीज को, वो आपके एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन भी रही होगी, बाहर ही है वो, लेकिन किसी लेवल पे है ना, मैंने एक अलग तरह का ग्रीफ किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, वो टाइप का शायद मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो चीज को मैं कैसे, oh my God, I'm talking so much, sorry, वो चीज को मैं कैसे अपने ग्रीफ के साथ कनेक्ट करके उसकी क्या खिचड़ी पका के निकलेगी, it's a lot to do with who we are as people, but it's very instinctive pulling out for me. Okay, and sir, क्या आपके लिए भी सेम है या is there some other method? नहीं, अल्टीमेटली तो आपको इंस्टिंक्टिवली ही उस समय रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप चाहे पहले कितना ही सोच लो, उस वक्त वो क्या घट रहा है उस पे तो करना ही होगा डेफिनेटली। चाहे मतलब एक्टिंग के मेथड्स के हिसाब से जो बोलते हैं इमोशनल रिकॉल या इमोशनल सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं, कोई पुरानी घटना और बात को पैरेलल बना के वो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें काम कर जाती हैं कि आप किसी की डेथ के लिए आपको रोने की फील है, तो आप ऐसा नहीं कि अपने दादाजी को खोया था वो याद करें और यहाँ पे फादर के खोने का है सीन, तो वो कोई इमोशनल रिकॉल उतना हो पाएगा। हो सकता है कि वो एक अगरबत्ती की गंध ही आपको उतना ज्यादा ट्रिगर दे दे उस वक्त कि कोई भी एक छोटी सी चीज आपके लिए बहुत बड़ा स्टिमुलस बन सकती है। तो वो फिर जो आप जो साइकोलॉजिकली स्टेजेस बता रहे हैं वो उतना उस समय वो एनालाइज करने के लिए काम नहीं करता जितना कि उस समय का कोई भी स्टिमुलेंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या काम कर रहा है आपके लिए, टू बी इंस्टिंक्टिव एट दैट टाइम। मतलब आप कभी भी ये जो सब whatever I said, it's not like a thing that you are, आप 1 2 3 में उस समय सोच नहीं रहे हैं, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है ना, ये आपका बैकग्राउंड है, ये आपका प्लेइंग फील्ड है, उधर से अब क्या उमड़ के आएगा, and he's absolutely right, and some very ridiculous banal stimulus can set it off for you, you know, it can be anything. And I'm sure that's happened to all of us actors, that sometimes really some a Jeep kind of thing will trigger something, you know. And and you don't know what it's done then. Sometimes it's so nice to not know, for me, not know why, but it's done that, you know. हर चीज जानने की जरूरी नहीं है ना, you know. Yes. Okay. So moving on, ma'am, Bandish Bandits में your character lives through very limited dialogues and lines, and you mentioned that it didn't hit you. This thing didn't hit you until Atul Kulkarni sir pointed it out to you. Yeah. So I mean, कैरेक्टर का इतना बेहतरीन तरीके से लिखा होना या उसका इतना अच्छे तरीके से फ्लैश आउट होना, was this the reason that it didn't hit you for a long time? Well, that's a good point. I never thought of it like that. Possibly, it's a very good point. It's completely correct that it never struck me when I read it कि मेरी तो लाइनें नहीं है, अंदर तो कुछ नहीं है. Even while shooting it, मेरे को ये नहीं कभी भी दिमाग में आया कि अरे मेरी तो लाइनें नहीं है, कभी भी आया ही नहीं दिमाग में. Literally till Atul's gone up and said that. But yes, it could be because you're right that it's so well played out in लिखावट only कि उसकी जरूरत ही नहीं होगी तभी वो करता नहीं है, you know. वो yeah, you're right. I haven't thought of it like that. Thank you. Yeah. आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी ध्रुपद सिंगर रहे हैं, तो ये जो हवेली संगीत की जो विरासत है जो आपके डीएनए में है या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके छुपी हुई है, did it help you to understand the world of Bandish Bandits and sketch out a roadmap for your character? Definitely it helped, क्योंकि मैंने वो माहौल देखा. मैं जब 4 बजे उठता था तो मैं नींद मेरी रियाज से ही खुलती रही है. मैं लेकिन खुद कभी भी नहीं किसी संगीत की चीजों से जुड़ा, क्योंकि मेरे फादर नहीं जुड़ पाए. और तो मैं अपने कैरेक्टर को अपने फादर के कैरेक्टर से बहुत रिलेट करता हूँ कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से इन्होंने म्यूजिक को नहीं अपनाया और एक प्रिंटिंग प्रेस खोली ताकि घर चल सके, क्योंकि संगीत से घर चलता नहीं. तो वो मेरे पास आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे पॉइंट्स थे, और खास तौर पे वो भी राजस्थान में बेस्ड था. मैं खुद बीकानेर से हूँ, तो इट्स अ स्टोरी अबाउट बीकानेर घराना एंड जोधपुर घराना.
एक्टर आप अपने किरदारों के थ्रू कई सारी जिंदगियां जीते हैं और कई सारे टाइम जंप्स भी उनसे भी गुजरते हैं आप। फॉर एग्जांपल राजेश सर इन 1084 की माँ बीइंग 26 year old, you played the character of a 65-year-old man. Yeah. And with you also, ma'am, you have played characters that are elder to you in age. So जब आप इतने टाइम जंप्स से गुजरते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, अपने किरदार से निकलने के बाद, अपने रियल वर्ल्ड में जब लौट कर आते हैं एज शिवा चड्ढा एंड एज राजेश तेल, सो ये जो टाइम जंप्स हैं, क्या ये एक तरह की दिक्कत खड़ी करते हैं आपके लिए व्हेन यू ट्राई एंड गेट बैक टू द नॉर्मल और द रियल वर्ल्ड ऑफ एन एक्टर? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। टाइम जंप्स तो कोई चीज ही नहीं है उसमें ना। नो, नॉट एट ऑल, नॉट फॉर मी एट लीस्ट एट ऑल। नहीं, मुझे ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है जो एक्टर्स के बारे में अक्सर ये धारणा है कि वो किसी इमोशन में घुस गए तो उसको कैरी करेंगे, कैरेक्टर को कैरी करेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्किल है ये, और उसमें आप करते हैं और फिर उससे बाहर आ जाते हैं, फिर अब आम आदमी की तरह जीते हैं। कौन सा कैरेक्टर आपके अंदर घुसा रहेगा? हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी आम लाइफ में भी उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा ये ख्याल आ रहा हो और कहीं पे कोई रेफरेंसेस उठा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बन के आप जी रहे होते हैं और उससे परेशान हो रहे होते हैं। एंड सो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। वर्नर हर्जॉग जो है वो कहते हैं कि जो मेथड एक्टिंग है ली स्ट्रासबर्ग की, उसने कई हद तक हमारे एक्टर्स को डिफॉर्म कर दिया है, इन द सेंस उनकी ऑर्गेनिकल जो कैपेबिलिटी है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, उसको कुछ हद तक मार दिया है, खत्म कर दिया या ठेस पहुंचाई है। तो इस चीज से आप दोनों कितना एग्री करते हैं? मेरे ख्याल से शिवा एग्री करती है पूरा, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं ऐसे ही, तो फिर आप बोलिएगा कि सॉरी, मैं आपको, आई एम नॉट पुटिंग माय वर्ड्स ऑन यू, बट मैं आपने इससे रिलेटेड एक बात कही थी, उसको कोट कर रहा हूं। आपने कहा था कि मैं ये प्रोसेस इसको अनजाना ही रहने देना चाहती हूँ। हाँ, वो कैसे घटित होता है ना? तो आई थिंक दैट रिलेट्स टू योर क्वेश्चन। मतलब मुझे तो मेथड एक्टिंग का एम भी नहीं मालूम है ना, वो क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर एट ऑल, सो तो पता ही नहीं। तो मेथड एक्टिंग में डिस्पेल भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं वाकई के होती क्या है। तो मैं यार तो मतलब ये कह रहे क्या आप एक्टर्स को ऑर्गेनिक नहीं रहने दिया इसने? Because I believe method acting is where you try to simulate something, approximate it in your understanding of it, right? नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, मेथड एक्टिंग बनी ही क्यों? मेथड एक्टिंग तो खैर अमेरिका में जाके हुआ नाम, अदरवाइज तो वो स्टैनिस्लॉवस्की मेथड ही था। तो वो बना ही शायद इसलिए कि लोग रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग कर रहे थे ना, तो उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए ये मेथड डेवलप किया गया था ना। तो मेथड एक्टिंग इज मतलब इज इवॉल्व फॉर दिस थिंग कि आप ऑर्गेनिक बन पाए। लेकिन उसके नाम से लोग इतना घबरा जाते हैं, तो वो कोई ऐसा मेथड वो नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं हो तो फिर मेथड एक्टिंग ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे हो आप। That's what my understanding is. Okay. So what Shiva is doing without as she saying कि वो method acting नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन वो जो कर रही है is in itself a method which she has evolved. जी। है ना? अब ये हमारे साथ शेयर कर ले तो हम उसका फायदा उठा लें, तो फिर ये शीबाज मेथड। मुझे कोई समझा दे भाई, इतने इंटरव्यूज में ये सब प्रोसेस पूछ रहे हैं राजेश, मेरा दिमाग चकरा चुका है कि बाय गॉड मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज माय प्रोसेस। कभी सोचा है यार? मैंने थोड़ा सा मेथड एक्टिंग पढ़ लिया था एक्टिंग एनएसडी की वजह से, लेकिन इसलिए मैं बोल लूंगा उस पे, लेकिन मेथड तो मैंने अपना ही इवॉल्व किया है ना, which works for me. जी। Like something which works for you, Shiva.
है ना? या तो जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तब आप मेरे को अपना पहले एक मेथड एक्टिंग क्या होती है वो समझा देना, फिर हम उस पर आगे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही शायद भरा हुआ है मेथड एक्टिंग का ना, क्या होता है वो। Okay. And lastly, क्या छेड़ दिया भैया अक्षर तुमने। so in closing, lastly, I would want to know कि जिस तरह से अभी OTT प्रोग्रेस कर रहा है, जिस स्टेज पे OTT है अब इंडिया में, डू यू थिंक कि राइटर्स और कैरेक्टर एक्टर्स के लिए या थिएटर या एक्टर्स इन जनरल के लिए अभी गोल्डन पीरियड, अ लॉन्ग वेल डिजर्व्ड एंड अवेटेड गोल्डन पीरियड अभी हम उससे गुजर रहे हैं? क्या आप उस बात से इत्तेफाक करते हैं आप दोनों? नहीं, डेफिनेटली है कि देखिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अच्छा काम बढ़ेगा, तो अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी बहुत सारे डिजर्विंग एक्टर्स और राइटर्स हैं जिनको बिल्कुल भी काम नहीं मिला है, उनको भी तो और अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, सभी को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली मौके बढ़े हैं, अच्छे काम के मौके बढ़े। What would you like to say on that? Yeah, I mean, golden bit, I don't know, but obviously, yeah, we just, I just wish there's more approach of danger vis-a-vis writing. I wish people wrote with more risk, even more. And the minute one thing gets stereotype के zone में, उसको तुरंत तोड़ दो यार, क्योंकि कितनी जल्दी एक चीज उसके जोन में आ जाती है, तो उसी की हम कॉपियां देखते रहते हैं, चाहे वो किधर भी हो। तो we are just such gluttons for stereotyping ना, that अब वो वाले वो वैसे वाले बाप हो गए, अब वो वैसी वाली माँ हो गई, वो माँ है वो बाप है, और वो it's just so boring, there's so much to explore, and OTT allows us that. So I really hope that there's really more dangerous writing, Yeah. So on that note, we have reached the end of this conversation. मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, so please feel free to talk about it. पता नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे सवाल पूछे। Thank you. So on that note, thank you so much for talking to us, Shiva ma'am and Rajesh sir. It was a pleasure and an honor being in your company. I wish you all the best and please take care.